हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस एजुकेशन। मेरा नाम है प्रज्वल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 10 की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें सेल के कुछ बेसिक्स जान लेने हैं। तो हम लिख देते हैं इंट्रोडक्शन टू सेल। इंट्रोडक्शन चैप्टर के नाम से आपको पता चल गया होगा कि सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक और फंडामेंटल यूनिट होती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सेल इज द basic structural and fundamental unit of life। यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कि आप अपने आसपास जितने भी ऑर्गेनिजम्स देख पा रहे हैं सब सेल से बने हुए हैं। सेल जो है बेसिक है। सेल को आप किसी भी बिल्डिंग के ब्रिक्स से आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे किसी भी बिल्डिंग में ब्रिक जो है बेसिक यूनिट होता है, मतलब उसके अलावा भी बहुत सारी मटेरियल्स लगते हैं, लेकिन उसके बिना बिल्डिंग नहीं बन सकती। उसी प्रकार एक ऑर्गेनिज्म जो है सेल के बिना नहीं बन सकता। सेल के अंदर जो है तीन कंपोनेंट्स होते हैं मेजर। साइटोप्लाज्म, सेकेंड है न्यूक्लियस और तीसरा है प्लाज्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो ये तीन बेसिक्स चीजें जो हैं हर एक सेल के अंदर पाई जाती है, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो या बैक्टीरियल सेल हो। ये जो है तीन बेसिक चीजें हैं। ये तीन बेसिक चीजें हर सेल के अंदर पाई जाती है। अब सेल को जो है सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल यूनिट है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को और आगे किस हिसाब से डिवाइड किया गया है। सेल के बेसिस में किस हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म है, ये दो टाइप का हो सकता है। पहला है सेल्यूलर और दूसरा है एसेल्यूलर। तो सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल्स पाए जाते हैं, और एसेल्यूलर जस्ट उसका ऑपोजिट है, जिसके अंदर सेल्स नहीं होते। तो इसके एग्जांपल में आप लिख दीजिए ह्यूमंस, प्लांट्स और बैक्टीरियाज। ये सब जो है सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है एक्सेट्रा। और एसेल्यूलर में वायरस जो है सबसे कॉमन एग्जांपल होता है इसके अलावा एक्सेट्रा। तो एसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में किसी भी प्रकार का कोई भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। तो वायरस जो है ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का होता है वायरस। मतलब ये ना तो लिविंग है, ना तो नॉन लिविंग है, ना तो इसके पास सेल है। जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है तभी ये उसके इम्यून सिस्टम उसके पार्ट्स या उसके सेल के द्वारा जो है अपना काम करता है और वापस उसके अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। लेकिन जब तक ये बाहर रहता है तो एक नॉन लिविंग की तरह ये रहता है। बाकी जैसे ये किसी होस्ट बोलते हैं जिस भी बॉडी के अंदर जाए, होस्ट जो होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो एंड ह्यूमन सेल हो, जो भी है, तो उसके अंदर जब तक वायरस नहीं जाता तब तक वो नॉन लिविंग ही होता है। तो अब सेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर में तो ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासिफाई कर दिया है। अब इसके बाद जो है सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के भी आगे दो टाइप होते हैं, मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर। मल्टी का मतलब होता है मल्टी, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है मैनी, और सेल्यूलर का मतलब होता है सेल्स। वही यूनी का मतलब होता है, यूनी जो वर्ड है इसका मतलब होता है वन या फिर सिंगल भी आप इसे लिख सकते हैं, और सेल्यूलर का मतलब होता है सेल। तो मल्टी सेल्यूलर एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, मेनी सेल्स होते हैं, यानी कि मोर देन वन सेल्स होते हैं। और वही यूनिसेल्यूलर में जो है इक्वल टू वन, यानी कि सिंगल सेल ही बस होता है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल होते हैं, इसलिए हर एक सेल जो है डिफरेंट होता है और वो अपने अपने टास्क में स्पेशलाइज रहता है। मान लीजिए आपके पास नर्व सेल, इसका कुछ अलग काम रहेगा। अगर आप जाएं मसल सेल तो इसका कुछ अलग काम रहेगा। अगर आप जाएं लिवर सेल तो इसका कुछ अलग काम रहेगा। ये सब जो है अलग अलग टाइप के सेल्स हैं।
लेकिन वहीं अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के केस में अगर बात करें तो उसके पास एक ही सेल होता है, एक ही सेल है। मान लीजिए कोई सेल है, तो यही उसका जो है हर प्रकार का जो भी उस ऑर्गेनिजम्स को जिस भी तरीके के काम की जरूरत है, सब यही सेल जो है वो काम करेगा। तो ये था यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर के बीच का डिफरेंस। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि मल्टीसेल्युलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, और वहीं पर यूनिसेल्युलर में नो डिवीजन ऑफ लेबर, कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, सारे जो काम है वो एक ही सेल को करने होते हैं, नो डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये जो था यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर के बीच का डिफरेंस था। अब अगर हम हटे थोड़ा सा इससे, तो हम सेल की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हमने सेल बेसिक्स तो अब समझ लिए हैं कि सेल बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल होता क्या है, ऑर्गेनिजम्स के आगे कितने टाइप हम उसको क्लासिफाई कर पाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट सेल। सेल के बारे में हम जो भी पढ़ते हैं वो सब जो है साइटोलॉजी के अंदर आता है। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स। अब हम डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में जानेंगे। तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स में सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक को जो है सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है। मतलब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल नामक कोई चीज होती है ये दुनिया को बताया था। लिविंग सेल को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो एक डच साइंटिस्ट थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, उनको सबसे पहली बार दिया जाता है। फिर उसके बाद आगे साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया और सेल के अलग अलग पार्ट्स के बारे में हमें बताया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ये जो है एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट। इन्होंने साल 1665 में एक बुक को पब्लिश किया था माइक्रोग्राफिया नाम से। तो उन्होंने उस बुक में सेल के बारे में उसका वर्णन किया था। उन्होंने एक डेड सेल को ऑब्जर्व किया था, एक्चुअली उन्होंने किसी भी लिविंग सेल को ऑब्जर्व नहीं किया था। वे एक बार एक पेड़ का जो आउटर कवरिंग होता है जिसे हम बार्क के नाम से जानते हैं, उसका उन्होंने एक टुकड़ा जो है अपने प्रिमिटिव मतलब जो उन्होंने खुद से माइक्रोस्कोप बनाया था उसके अंदर उन्होंने उस पार्ट को ऑब्जर्व किया। तो उस पार्ट को हम कॉर्क के नाम से जानते हैं। तो उस पार्ट के अंदर उनको छोटे छोटे से एक कंपार्टमेंट्स या फिर टाइनी स्ट्रक्चर्स दिखे जो उनको एक हनी कॉम की रिसेम्बलेंस में मतलब दिखे। जैसे कि मान लीजिए ये ऐसे 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 इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स है, जैसे हनी कॉम रहता है उस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स जो थे उनको दिखे अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में। उन्होंने माइक्रोस्कोप खुद से बनाया था तो उसमें बहुत कम पावर थी, तो इसलिए उनको इस टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखे, पूरा उनको सेल बेसिक नहीं दिखा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स उनको दिखे थे, बस ये जो लाइन लाइन सी चीजें थी, ये थी सेल वॉल। क्योंकि उन्होंने ट्री के आउटर कवरिंग को वो किया था तो उन्होंने प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया। तो प्लांट सेल में होता है सेल वॉल, तो उन्होंने सबसे पहली बार सेल वॉल को देखा। वो अंदर सेल बेसिक्स को नहीं देख पाए थे और उन्होंने जिस सेल को ऑब्जर्व किया था, जिस सेल को ऑब्जर्व किया था वो था एक डेड सेल जो था कॉर्क। 1665 में इनकी बुक आई थी माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया 1665 में उन्होंने इस बुक में बताया था सेल के बारे में। फिर उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, एक डच साइंटिस्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने साल 1674 में बताया था, मतलब लिविंग सेल के बारे में की डिस्कवरी जो है इन्होंने की थी पॉन्ड वाटर में। पॉन्ड वाटर में इन्होंने आरबीसीज जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स हो गए, बैक्टीरियल सेल्स हो गए, स्पर्म सेल्स हो गए, इन सबको उन्होंने ऑब्जर्व किया सबसे पहली बार। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो दिया जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने रॉबर्ट हुक से थोड़ा सा इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसी किसी बुक में आपको ए बी ल्यूवेनहॉक दिख जाएगा, ल्यूवेनहॉक दिख जाएगा। इनका पूरा नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये थे एक डच साइंटिस्ट, डच साइंटिस्ट। इन्होंने साल 1674 में जो है लिविंग सेल के बारे में लिविंग सेल की डिस्कवरी की। लिविंग सेल डिस्कवर्ड। इन्होंने जो डिस्कवरी की थी उन्होंने उसमें पॉन्ड वाटर में की थी, पॉन्ड वाटर में। और फिर उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व्ड आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल होते हैं, फिर स्पर्म सेल्स, फिर उसके बाद उन्होंने किया बैक्टीरियल सेल्स,
बैक्टीरियल सेल्स। तो इन सब सेल्स को जो है उन्होंने डिस्कवर किया था। तो इन्हें जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इनको ही कहा जाता है। तो इनके बाद जो है लगभग इसके 100 ईयर्स के बाद भी किसी को भी सेल के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं थी। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल के बारे में बता दिया और एंटोनी वन लीवेनहॉफ ने लिविंग सेल के बारे में, लेकिन आगे लोग जानते ही नहीं थे कि सेल के अंदर भी और कुछ होता है, उसके अंदर भी कंपोनेंट्स हैं। तो वो सब जो है लगभग 100 ईयर्स लग गए लोगों को जानने में कि उसके अंदर भी और आगे क्लासिफिकेशन होता है। तो उसके बाद साल 1831 में फिर से एक इंग्लिश साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ये जो थे इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इंग्लिश बॉटनिस्ट थे, बॉटनी के वो से बॉटनिस्ट। इन्होंने साल 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। न्यूक्लियस की डिस्कवरी, जैसा कि हमने जाना था कि न्यूक्लियस जो है सेल के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। 3 बेसिक होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम उसे कहते हैं। तो हर सेल में वो 3 चीजें पाई जाती हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो उसका होता है सेल का ब्रेन, इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। मतलब सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सब का कंट्रोल जो है न्यूक्लियस के पास होता है। तो इन्होंने बताया कि सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है जो उसका कमांड सेंटर होता है। फिर उसके बाद हमारे पास 2 साइंटिस्ट आए जिन्होंने मिलकर सेल थ्योरी को प्रपोज किया। सेल थ्योरी को पहले तो थे जेकब मैथियास क्लीडेन, फिर उसके बाद स्क्लीडन, फिर उसके बाद आए थियोडोर श्वान, 1838 और 1839। इन्होंने जो है मिलके सेल थ्योरी को प्रपोज किया। सेल थ्योरी जेकब मैथियास क्लीडेन, यानी कि इनको हम शॉर्ट फॉर्म में J.M. स्क्लीडन या स्क्लीडन के नाम से जानते हैं, स्क्लीडन। तो ये जो थे एक थे बॉटनिस्ट, यानी कि ये प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के साइंटिस्ट थे। और वहीं श्वान जो थे, टी श्वान, ये जो थे जूलॉजिस्ट थे, मतलब ये एनिमल्स के साइंटिस्ट थे। तो साल 1838 में J.M. मैथियास ने, जो मैथियास क्लीडन ने बताया था कि सब प्लांट्स के पास सेल होता है, मतलब सब प्लांट जो है सेल से बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने एनिमल के बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर अगले साल आए थियोडोर श्वान, इन्होंने बताया कि सब एनिमल्स जो है वो भी सेल से बनते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर ये बताया कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल या फिर आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी यही कहती है कि जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास है सब जो है सेल से बने हुए हैं। अब इनके बाद इन्होंने फिर भी सेल थ्योरी को इनकम्प्लीट रखा था। इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल्स ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं या आते कहाँ से हैं। मतलब सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, सब एनिमल्स में, सब प्लांट्स में पाए जाते हैं और सब ऑर्गेनिज्म जो है सेल से ही बने हुए हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल्स जो है वो ओरिजिनेट कैसे होते हैं। फिर आर वर्चो आए, रुडोल्फ वर्चो, 1855। ये जो थे एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि all cells existed from pre-existing cells, या फिर इसको आप existed की जगह लिख सकते हैं originated from, मतलब जहां से इनका उत्पत्ति कैसे हुई, originated from। तो इन्होंने लैटिन में एक वर्ड कहा था कि ओमनिस सेल्युला ए सेल्युला, सेल्युला जो है ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है, सेल्युला लैटिन वर्ड।
तो सेलुला में जब हम ऐसे लिखते हैं सेल्यूला, तो ये होता है सिंगुलर, और हमको मल्टीपल सेल्स के बारे में बताना है तो वो उसको हम लिखते हैं सेलुलेट। ये जो हो गया ये हो गया प्लूरल। तो जो सेल वर्ड है वो इसी वर्ड से, इसी लैटिन वर्ड से आया है, सेल। सेल जो है इसी लैटिन वर्ड से आया है। तो रुडोल्फ वर्चो ने जो है सेल थ्योरी को कंप्लीट किया। क्योंकि ये चैप्टर लंबा है तो हम एक वीडियो में पूरे इसको कवर नहीं कर सकते हैं, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।